दोस्तों, कनाडा के अंदर चल रही G7 समिट से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सोशल मीडिया पर खरी खोटी भी सुनाई। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में उतर चुके हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध में अब अमेरिका की सीधी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में आगे बढ़ाया है, तो अपने बॉम्बर्स को भी अब अमेरिका ने निकाल लिया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान के अंदर भारी बॉम्बिंग अब अमेरिका करने जा रहा है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं इजराइल ईरान की। 1981 में इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन ने एक बेहद आक्रामक नीति घोषित की। अगर कोई दुश्मन देश न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है तो इजराइल उस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। इस नीति के तहत इजराइल ने 1981 में इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर को निस्तेनाबूद किया, जिसका नाम ऑपरेशन ओपेरा रखा गया। 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को ध्वस्त किया गया। इस ऑपरेशन का नाम ऑर्चर्ड रखा गया और अब इजराइल का अगला टारगेट ईरान है। ईरान लंबे समय से दावा करता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल मानते हैं कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। फोर्डो, नतांज और अराक जैसे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में संवेदनशील यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है। 2020 में मोहसेन फगरीजादा जैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या सीधा संकेत था कि इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और अब हाल ही में ईरान की कई सैन्य और न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए हैं। इजराइल न सिर्फ हवाई हमले कर रहा है, बल्कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट पर और मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल की रणनीति 3 स्तरों पर काम कर रही है। पहला, इमीडिएट टारगेट डिले और डिस्ट्रॉय। ईरान को कम से कम अगले 5 से 10 साल तक न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना। इजराइल की सीक्रेट ऑपरेशन और साइबर अटैक से ईरान के कार्यक्रम को पहले ही 2 से 5 साल पीछे ढकेल दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है प्रेफर्ड आउटकम कंप्लीट डिसमेंटलिंग। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट हो जाए और वह दोबारा उसे खड़ा न कर सके। तीसरा, बेस्ट केस सिनेरियो रिजीम चेंज करना। ईरान में ऐसा लीडर आए जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा को छोड़कर वेस्ट के साथ मेलजोल बढ़ाए, जैसे सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, या फिर यूएई जैसे देश। इतना ही नहीं, ईरान भी पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन कट्टर इस्लामिक रिजीम आने के बाद ईरान के हालात हम सबके सामने हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है, इजराइल ने हाल ही में ईरानी एयर स्पेस में एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। अमेरिका के साथ मिलकर GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम के जरिए डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट करने की तैयारी चल रही है। ट्रंप और इजरायली लीडरशिप के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। इसका मतलब साफ है कि फिजिकल अटैक कभी भी अमेरिका कर सकता है। दरअसल इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी वगैरह पर हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन वह हमले सिर्फ ऊपर है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम चला रहा है वह जमीन के काफी अंदर छुपा रखे हैं, और वहां पर भारी बॉम्बिंग और डीप स्ट्राइक की जाए तो ही उसे नुकसान पहुंचेगा, और इसके लिए अमेरिका के बॉम्बर फिट हैं। लेकिन अमेरिका को यह आश्वासन चाहिए कि उनके बॉम्बर को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर के एक बॉम्बर है। हालांकि ये स्टेल्थ बॉम्बर है, लेकिन फिर भी अमेरिका को आश्वासन चाहिए, और वह आश्वासन अब इजराइल ने दे दिया है कि उन्होंने पूरी तरह से ईरान के एयर स्पेस पर अपना कंट्रोल पा लिया है और कोई खतरा अमेरिकी बॉम्बर्स को नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पिछले दिनों साफ ये ईरान को कहा गया था कि शांति की तरफ बढ़े, अब हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान ने ट्रंप की बात नहीं मानी, उल्टा इजराइल के अंदर अमेरिकी एम्बेसी पर ही हमला कर दिया। वहीं जिस तरह से G7 समिट को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश वापस गए हैं, ये इशारा करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इसका संकेत डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट से मिलता है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से ये कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर दोनों देशों के बीच करवाने के लिए अमेरिका वापस लौटे हैं। लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर नहीं, अब कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद लगातार अमेरिकी सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर
फायर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही बॉम्बर्स की लोकेशन भी चेंज हो रही है। यानी कि ये सब इशारा करता है कि अब ईरान के अंदर अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है और जो उसने सीरिया इराक में बॉम्बिंग की थी अब वही कुछ ईरान के अंदर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर इजराइल की प्लानिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। इजराइल को ये बात अच्छे से पता है कि ईरान की अगर कोई देश मदद कर सकता है तो वह रूस है, लेकिन रूस पिछले कई सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और उसके हथियार लगातार कम पड़ रहे हैं। रूस को खुद अपने युद्ध को जारी रखने के लिए हथियारों की जरूरत है। ऐसे में रूस अपने अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम या हथियार ईरान को इस समय नहीं दे सकता। ऐसे में ईरान ने उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान जैसा देश इस समय उसकी मदद कर दे, जिसको लेकर यह बयान भी सामने आया था कि अगर हमारी लड़ाई आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान हमारे लिए इजराइल पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इजराइल के ईरान के अंदर हमलों को देखकर पाकिस्तान ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए हैं। उसने साफ कहा है कि हम किसी युद्ध में नहीं उलझने वाले और न ही ईरान के बिहाफ पर इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और तो और ईरान से लगने वाली सभी सीमाओं को भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि इस समय पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि कहीं इजराइल उस पर ही अटैक ना कर दे। लेकिन चीन की तरफ से ईरान की शायद मदद की जा रही है, क्योंकि कई कार्गो जहाज चाइना से ईरान पहुंचे हैं और इन जहाजों ने ट्रैकिंग सिग्नल वगैरह को भी बंद किया था और ईरान के अंदर काफी सामान उतारा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चीन की तरफ से ईरान को हथियार वगैरह दिए गए हों। इस पर कई सारे आर्टिकल ऑलरेडी छप चुके हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि ना तो ईरान ने की है और ना ही इजरायली मीडिया ने। हालांकि ईरान की मीडिया की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि भारतीय सेना इजराइल की मदद कर रहा है। ये बात इंडियन मीडिया नहीं बल्कि खुद ईरान की मीडिया कह रही है। लेकिन हमने भारत पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट में देखा था कि किस तरह से काफी सारी फेक न्यूज और फेक नैरेटिव चल रहे थे। इसीलिए ये खबर भी ईरान की तरफ से जो कही जा रही है सही है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से आज साफ कहा गया कि हमने उनके साइंटिस्ट को मारा जो हिटलर के वैज्ञानिकों जैसे थे। अगर साइंटिस्ट मरे हैं तो समझ लीजिए लीडर भी खतरे में है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खेमनेई को हटाया जाए तो क्या ईरानी शासन ढह जाएगा? ईरान कोई एक आदमी से चलने वाला देश नहीं है। यहाँ है IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, गार्डियन काउंसिल, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इन सभी संस्थाओं के जरिए शासन चलता है, जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में होता है। अगर खेमनेई हट भी जाते हैं तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स तुरंत नया सुप्रीम लीडर चुन लेगा। संभावना है कि खेमनेई के बेटे मुस्तफा खेमनेई को अगला लीडर बना दिया जाए, जिससे जनता में और भी ज्यादा रोष फैलेगा। इजराइल की कोशिश है कि जनता उठे, प्रोटेस्ट करे, IRGC की छवि गिरे और जनता ये माने कि ये शासन अब शासन लायक नहीं रहा। इसके लिए इजराइल कुछ विदेशी विपक्षी गुटों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। रेजा पहलवी ने 2023 में इजराइल का दौरा भी किया था और नेतन्याहू से मिले थे। इजराइल खुलकर कह रहा है कि हम ईरानी जनता की मदद कर रहे हैं ताकि वह इस दमनकारी शासन को गिरा सके। क्या ये रणनीति काम करेगी? क्या पब्लिक वाकई सरकार के खिलाफ खड़ी होगी या फिर नेशनलिज्म के नाम पर सरकार और मजबूत हो जाएगी? क्या अमेरिका खुले तौर पर इस ऑपरेशन में शामिल होगा? क्योंकि इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, GBU-57 जैसे हथियार और एयर स्पेस कंट्रोल की जरूरत है, जो अमेरिका के बिना संभव नहीं। साफ है कि अभी भी काफी सारे सवाल है और काफी कुछ बड़ी डेवलपमेंट ईरान इजराइल युद्ध में हमें देखने को मिल सकती है और इस युद्ध की वजह से G7 समिट का महत्व अब और भी कम हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ऑलरेडी जा चुके हैं, मोदी कनाडा में है, बाकी लीडरों से क्या बात होती है, साथ ही ईरान और इजराइल को लेकर क्या नई डेवलपमेंट निकलकर सामने आती है, इन सब के बारे में जो भी नई अपडेट आएगी हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।